नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मेरे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह, रिपब्लिक इंडिया के फाउंडर एडिटर हैं और मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। आनंद, आपका स्वागत है हर हफ्ते की तरह। मैं सीधे आता हूं अपने आज के टॉपिक पर। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जनरल एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे इस वक्त देश में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, एक के बाद एक। फाइनेंशियल इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ट्रेड को लेकर प्रॉब्लम है, लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी हैं एक एक साल से, हमारे जितने भी डिपॉजिट्स हैं बैंक में वो कम हो रहे हैं, लोन वापस नहीं हो रहे। तो एक मंदी का जैसा दौर है और मुश्किल में पड़ी हुई है हमारी जनता, खासकर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उन पर काफी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारी सरकार का रिस्पॉन्स देखेंगे तो जो हमारे मेन मंत्री हैं डिफेंस, राजनाथ सिंह जी बिल्कुल गायब हैं, दिखते नहीं हैं कहीं। यूएस ने अपना प्लेन भेजा, एयरफोर्स का प्लेन भेजा यहाँ पे, हमारे जो जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, ये इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। निर्मला सीतारामन जी हर महीने आप जीएसटी की बात करने, लेकिन वो भी गायब हैं। अमित शाह गायब हैं, वो कहाँ गए? डिटेनीज जो इंडिया आए और किधर चले गए, कोई उस पर जिक्र नहीं है। पीयूष गोयल जी को भेजा गया, ये भी वहां बेइज्जती करा के आ गए, एक हफ्ता पड़े रहे यूएस में। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है कि आप क्या ट्रेड डील करके आए हैं। इधर मोदी जी इन्हीं दिनों, जब ये सब मुश्किल चल चल रही है, ये संसद छोड़ के कभी वनतारा चले जाते हैं, कभी मॉरिशस चले जाते हैं। आज ये मॉरिशस गए हुए हैं। क्या ऐसी खास जरूरत आ गई कि आपको पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के आप वहां चले गए हैं और वहां जाके क्या कर रहे हैं? ना जाने से पहले कोई ब्रीफिंग हुई है, पता नहीं आके होगी या नहीं। तो ओवरऑल मैं आपका चाहूंगा कि हमारी गवर्नेंस बीजेपी सरकार की किस तरफ जा रही है? आनंद। अजय, दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब उसको दो तरह से देखिए। एक तो सरकार बहुत निश्चिंत है, सरकार को लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और चीजें बहुत अच्छा चल रही हैं, तो अपने को क्या है, अपना थोड़ा घूमना फिरना करो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मॉरिशस जो हमारे गए हैं मोदी साहब, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, वो लोक संसदीय लोकतंत्र की कितनी इज्जत करते हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है। संसद चल रही है और वो एक इतने विशाल देश में गए हैं, 12,65,000 की आबादी वाले देश में हमारे मोदी जी गए। 12,65,000 की आबादी वाले एक देश में गए हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इतने विशाल देश में उनको जाना और कुछ ना कुछ बातचीत करना इतना जरूरी था कि संसद उनके लिए गौड़ थी। आ जाइए राजनाथ सिंह जी की बात। राजनाथ सिंह जी की बात जो आपने कहा ना कि उनके विमान आए थे, दो तीन चीजें समझ लीजिए। युद्ध का कोई भी विमान अगर आपके बॉर्डर्स क्रॉस करता है, दैट अमाउंट्स टू युद्ध, आक्रमण। इंटरनेशनल उसमें अगर आपकी बाउंड्री में कोई विदेशी जहाज आता है आपके यहां, तो बाउंड्री का उल्लंघन करके, तो वो आपके का युद्ध का घोष है। हमारे यहां से ये स्टेटमेंट दिया गया कि नहीं वो आ गया तो क्या करें, वो तो नहीं। किसी और जगह क्या युद्ध, एयरफोर्स का जहाज गया? इस पे भी जवाब दे भाई। जब आप टोटलिटी में बात करेंगे ना, किसी और जगह क्या हथकड़ी बेड़ी में आदमी को भेजा गया, इसका जवाब दे। क्योंकि आपने 4 लोगों की फोटो दिखाई, वो हमारे जयशंकर जी क्या कर रहे हैं? जयशंकर जी जाके एक उल्टा पुल्टा नैरेटिव बना के हेडलाइन बटोरने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से जिस दिन पीओके मिल जाएगा हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो और सीओके को घलुआ में दे देंगे चीन को, मतलब पीओके लेके सीओके दे दीजिएगा चीन को। सीओके पे क्यों नहीं बोले कि सीओके कब मिलेगा? कुछ उस पर भी तो बोलना चाहिए था। निर्मला सीतारमन जी मुंह छुपा के, मतलब एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। शेयर मार्केट में हाहाकार है। जिस मिडिल क्लास को इन्होंने राहत दे के दिल्ली का इलेक्शन में उस पर प्रभाव डाला था, वो मिडिल क्लास कितना खुश है इस समय। मतलब शेयर मार्केट की इतनी बढ़िया उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि दिन दूनी रात चौगनी उसकी इनकम बढ़ रही है। निर्मला सीतारमन जी उसमें कैसे टैक्स लगाएंगे, देखने वाली बात। अमित शाह साहब
के जिम्मे जो सबसे बड़ा काम इस समय था वो मणिपुर था। मणिपुर में कितना अमन चैन इन्होंने कायम कर लिया है वो अमित शाह ही जाना है, इसीलिए वो उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। और पीयूष गोयल जी ये तो मदर ऑफ ऑल डील्स को नेगोशिएट करने गए थे। एक्चुअली क्या ये डील करते करते माल बनाना और एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र से कॉमर्स की डील करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एक चीज, चूंकि ये डील बनाने गए थे यूएसए में, क्या करके आए यहां कुछ नहीं पता है। 4-5 दिन वहां क्या कर रहे थे किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन और ऑफिशियली पूछे तो कहा जाता है कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने कोई एमओयू साइन नहीं किया। तो जयशंकर जी 2-3 बार उससे उनकी यात्रा से पहले वहां जाके क्या कर रहे थे। मैं एक चीज और कहूंगा इसी के रेफरेंस में, दिक्कत सिर्फ यही नहीं कि लोग गायब हैं। अमेरिका आपको रोज कुछ ना कुछ कह रहा है और आप मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, आप बिल्कुल मुंह सिले बैठे हैं। शायद अकेला देश है पूरी दुनिया में जो चू भी करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो चाहे कनाडा हो, वो चाहे मेक्सिको हो, वो चाहे यूक्रेन हो, वो चाहे ब्रिटेन हो, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे जर्मनी हो, और सबसे बड़ा वो चाहे चीन हो। सब अपने अपना मुंह खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है उस देश के लिए। हमारे यहां मुंह नहीं, हमारे यहां तो केवल तालिबान, क्या अरे वाह ट्रम्प साहब, वाह ट्रम्प साहब, बहुत अच्छा ट्रम्प साहब, इसी गुणगान में लगे हुए हैं। और पूरे देश की जो हमारी बायलैटरल जो भी हमारे कॉमर्स है उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अजय जी आनंद, मैं थोड़ा सा अब आपसे बात करूंगा ट्रम्प के बारे में, यूएस के बारे में कि वहां क्या हो रहा है। जैसे कि आपने कहा पीयूष गोयल जी गए थे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करने, वो आ गए हैं। अब उधर ट्रम्प का ये स्टेटमेंट आ गया था कि इंडिया हैज एग्रीड टू रिड्यूस ऑल टैरिफ ड्रास्टिकली। ये ट्रम्प ने बोल दिया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन ट्रम्प खुद में यूएस में तो अब कितना उनके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। पहली चीज, एक तो आनंद वहां पे भी प्रोटेस्ट अब शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पे निकलने लगे हैं। दूसरा, उनका स्टॉक मार्केट हमसे ज्यादा गिर चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में ये 4 ट्रिलियन डॉलर्स गिरा है। और राइट हैंड साइड में जो फिगर दिखा रहा हूं, वो वहां पे भी इतनी इनइक्वालिटी है कि 1% जो टॉप के लोग हैं वो 50% का स्टॉक वहां पर रखते हैं, और लास्ट का जो 1% स्टॉक्स है वो 50% पॉपुलेशन के पास है। तो वहां की जनता भी, जो ये स्टॉक्स गिरेंगे तो ये 50% जनता भी अपना सारा पैसा वहां लूज कर देंगे। तो ट्रम्प के लिए विद इन यूएस अब क्या मुसीबत बढ़ेगी, बेसिकली इस पर मैं आपके कमेंट्स चाहता था। पहली चीज ये है कि 1 ट्रिलियन लोगों को बता भी देना चाहिए। 1 ट्रिलियन का मतलब करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया होता है, 8.5 लाख। और 4 ट्रिलियन का मतलब हो गया 34 लाख करोड़ रुपया हमारा बजट से के आसपास या उससे ज्यादा, उससे कुछ ज्यादा। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो एक तो एक नई तरह की दादागिरी कर रहे हैं। नई तरह की दादागिरी ये कर रहे हैं कि अभी तक लोग अमेरिका से इसलिए डरते थे, उसकी पॉलिसीज की वजह से डरते थे उसका। देखिए कुछ चीजें आपको हरदम याद रखनी होंगी अमेरिका का, नॉट ओनली ट्रम्प, जो अमेरिका की एक इनहेरेंट दादागिरी की आदत है। दुनिया में पीस की बात कौन कर रहा है? हु इज टॉकिंग ऑफ पीस? ट्रम्प। ट्रम्प कहां के प्रेसिडेंट हैं? अमेरिका के। अब एक बहुत बेसिक सी बात जरा ये सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध में जब युद्ध खत्म हो चुका था, मतलब जर्मनी सरेंडर कर चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था उस समय, और युद्ध खत्म हुए 2-4-6 महीने हो गए थे, तब नागासाकी और हिरोशिमा में बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। युद्ध खत्म हो चुका था। क्यों गिराया था? क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रहा था। दुनिया में आज अगर न्यूक्लियर वेपन की बात है, एटम बम की बात है, वो शायद 7 देश के 8 देश के पास हैं। उसका इस्तेमाल केवल एक देश ने किया है जो अपने को शांति का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसका नाम है यूएसए। बाकी सुबह से शाम तक हम लोग नॉर्थ कोरिया को कहते हैं, ओ देखिए वो कौन बैठा हुआ है, किम। ये किम के ग्रैंडफादर हैं भाई साहब।
किम तो मुंह से बोलता है, ये तो मुंह से भी बोलते हैं, और इनके ये ऐसे देश से हैं जहां पे ये सब करके फिर आपको बताया जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, ट्रंप ने एक काम और किया है। ट्रंप ने अपने सब, जैसे अगर आपको याद हो कि पुराने उसमें होता था कि बादशाह सबको बुलाते थे कि चलो और लाइन से लगो और अपना बताओ कि तुम मेरे मतलब मेरे सामने सर झुकाते हो। वो सारे लोगों को बुला के ये काम कर रहा है। लेकिन कुछ देश के लोग, कुछ देश के राष्ट्राध्यक्ष जिनके पास अपने देश को कुछ वापस करना, वो वापस जाके बिल्कुल वहां नहीं कर रहे हैं। उस दिन जो 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 येलेंस्की के साथ इन्होंने काम किया, उस पे अगर आपको याद हो तो रशिया की टिप्पणी, भाई ये हो रहा था ना, ये अब बरस मारने ही नहीं वाले थे क्योंकि लंबे ये उनको दो चार हाथ भी लगा देते, ये वहां तक पहुंच गए थे कि दो चार हाथ लगाते। रशिया ने कहा भी, रशिया के तरफ से टिप्पणी आई कि भाई इनको तो ये मार खाने का काम किए थे, क्यों नहीं मारा ट्रंप ने। तो हम इसी बात में खुश हैं कि भैया मार नहीं खाए, गाली नहीं खाए, और हम हे करके वापस आ गए, बिना गाली खाए और बिना मार खाए। क्योंकि वो जो वहां बैठा है, वो अब ऐसा भी लोग मानते हैं कि वो पीट भी सकता है, ही इज केपेबल ऑफ दैट। क्योंकि उनकी जो पुरानी कहा है, वो जब छोटे क्लास में थे तो अपनी अपनी टीचर को पीट चुके हैं, तो वो ये सब उनका हिस्ट्री है, वो पीटने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, लंबे चौड़े भी हैं, ये भी नहीं है कि दुबले पतले हो कि भाई उनको कोई धक्का दे देगा, वो लंबे चौड़े हैं। हैविंग सेड दैट, whatever Trump is doing, at least Trump is working in the, वो अच्छा होगा नहीं होगा वो हम लोग के आकलन है, लेकिन वो खुलेआम अमेरिका के इंटरेस्ट पे सारे डिसीजन ले रहे हैं, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ट्रंप इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस विच इज बेनिफिटिंग अमेरिका। लॉन्ग रन में हम लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो अगर एड बंद कर देंगे तो ये खराब हो जाएगा इंपोर्ट, लेकिन वो आज की तारीख में ऑन द फेस ऑफ इट अमेरिका के। हमारे यहां आप एक निर्णय इनका बताइए, एक बात इन्होंने ऐसी कही है जिससे अमेरिका से, आप अमेरिका जाने से पहले ही, अमेरिका की धरती पे पैर नहीं रखा था उससे पहले ही आप 32 या 35 या 37 चीजों पे आपने टैरिफ गिरा दिया था। क्यों कम कर दिया था भाई? ये तो बहुत जगह बात हो गई कि नॉर्मल सी भी बात ये होती है कि इन एनी नेगोशिएशन आप जब टेबल पे बैठते हैं तब आप अपने अपने टैरिफ को कम करते हैं। भाई मैंने इतना कम किया, अब आप इसमें कम करिए, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इंडिया का टैरिफ बहुत अनरीजनेबल था। ठीक है, अनरीजनेबल था, 100 नहीं 1000% था, लेकिन वो आपको नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के करना चाहिए था। आज तक तो नेगोशिएशन हुआ नहीं है, लेकिन आप एक तरफा खुश करने के लिए अपना टैरिफ गिराए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सबसे बड़ा जो दुख का और जो चिंताजनक विषय बात है कि अमेरिका इज वर्किंग, और ट्रंप इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। वो निर्णय लॉन्ग टर्म में सही होगा या गलत होगा नहीं मालूम, पर भारत का जो नेतृत्व है उसको अभी तक हमने भारत के इंटरेस्ट में अमेरिका से कुछ या चीन से दो बात करते हुए अभी तक तो हम लोगों ने कोई वक्तव्य भी नहीं सुना है। अजय जी जी आनंद, अब मैं आता हूँ, एक मुद्दा है जिसका आपने कल डिस्कशन भी किया था अपने प्रोग्राम में, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वोटर लिस्ट को लेकर। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कल ये उठाया था, शोर शराबा भी मचा, फिर उन्होंने लोकसभा वहां पे थोड़े देर के लिए उन्होंने बंद कर दी, एटसेट्रा। इन्होंने ये कहा था कि सारे जितने भी ऑपोजिशन लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पर डिस्कशन हो, लेकिन सरकार डिस्कशन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पे वो वोटर लिस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग सवाल था, लेकिन फिलहाल ये हो चुका है कि हम बात भी नहीं करेंगे इस पर। ये आनंद, मैंने सोशल मीडिया से उठाया है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक ये वोटर लिस्ट के बारे में एक साहब हैं जिन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन डेटा, दिस मैन राम कमल दास हैज एज मेनी एज 43 सन्स, ऑल लिविंग इन द सेम हाउस, और इनकी उम्र सबकी 37 ईयर्स है, 10 लोगों की, और कुछ लोगों की है जो 45 साल है। तो ये पूरी लिस्ट इन्होंने छापी हुई है, और ऐसे शायद बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर वोटर लिस्ट वो दे दें। और आजकल तो एआई का जमाना है, आप लिस्ट दीजिए, मेरे ख्याल से आपको आधे घंटे में पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट वो प्रोसेस हो जाएगी और बता देगा कि कौन कहाँ है। लेकिन ये लिस्ट
तो छोड़िए इस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाह रहे। तो ये क्या मामला है आनंद? नहीं, ये अजय देखिए ऐसा है, दो चीजें थी। पूरे देश भटका हुआ था, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। और अगर आपको याद हो भाई, मैं ईवीएम के मामले में मेरा वो ओपिनियन नहीं था जो बहुत से लोगों का है। मुझे लगता था कि नहीं, अब ईवीएम को लेके लोग कहते थे वो सीपीयू यूनिट, वो वोटिंग यूनिट, वो कैचिंग, वो उसकी डिस्कशन में सारा देश कितना डिस्कशन किया। लेकिन बीजेपी ने उससे आगे बढ़ के पूरे सिस्टम ही को कैप्चर कर लिया, और सिस्टम को ये कैप्चर कर लिया कि जो जो राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, वो मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के बीच में करीब 75 लाख नए वोटर ऐड हुए। और महाराष्ट्र के पिछले 5 साल में 75 लाख वोटर ऐड हुए थे। तो 5 साल में 60 महीने में 75 और 5 महीने में 75 लाख। इसको लेकर राहुल गांधी ने मूल बात कही थी, which looks like कि, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के टोटल वोटर से ज्यादा नंबर हैं ये। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। दूसरा जो बात अभी आपने कही, वो जो दास जी हैं, राम कमल दास जी, उनके 43 बच्चे और एक ही बच्चे, ये वहां नहीं, दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में एक एक एमपी के घर पे अगर 50-50 60-60 लोग वो कर रहे हैं, तो उसका एक दूसरा पक्ष भी था जो मैंने उठाया था। लेकिन उसका एक पक्ष तो ये था कि भाई एक एमपी के घर में 60 लोग 70 लोग कैसे रह सकते हैं। दूसरा ये था कि जब किसी एमपी को एक घर दिया जाता है तो हमारे और आपके टैक्स से दिया जाता है। हिंदुस्तान में परिवार की परिभाषा 5 है, जो मतलब माँ बाप या बीबी और एक बच्चा, या माँ बाप पे एक नहीं, 5 की परिभाषा है। मोटे तौर पे माना जाता है कि 5 लोग एक परिवार में रहते हैं। अरे 5 का 10 कर लीजिए। आप वो कहते हैं कि मान लीजिए आपने एक धर्म विशेष में 4 शादी करके, हमारे हिंदू भी वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, 20 कर लीजिए। ये 60-60 लोग कैसे हैं? क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, जब आप 60 लोगों को एक जगह रख रहे हैं तो उस घर की बिजली, पानी, रख रखाव जो हमारे आपके पैसे से हो रहा है वो भी ज्यादा होगा। तो उस पर भी क्वेश्चन उठना चाहिए। और मूल बात यह है जो राहुल गांधी कह रहे थे, जिसको आपने भी कहा था, जो इस सबकी जो अंडरलाइन है, आपका सब कुछ सही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही है। दे आर आस्किंग अ वेरी बेसिक थिंग, और वो कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पीएम केयर फंड में का कोई दस्तावेज नहीं है कि उसमें आपने किसको दिया, वो कोई रॉ का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आपने दिया हुआ था। वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा के आप वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए और फिर आप हमें विधानसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए। ये आप और हम जो भी तकनीकी का थोड़ा भी है, वो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। इट इज जस्ट ऑन द एक बटन दबाने से आपको ये चीजें मिल सकती हैं। ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये मैं समझ में आता कि बाकी चीजें नहीं देंगे, भाई ये क्लासिफाइड है, पीएम केयर फंड पता लग जाएगा कि किसने किसने पैसा दिया है, कहां कहां दिया गया है। नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगे। ये आप कैसे नहीं बताएंगे? जिसकी बेसिस पे सारे चुनाव हो रहे हैं वो कैसे नहीं बताएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में चुप हो जाता है। मैं एक और खुलासा कर दूं, क्योंकि ये भी एक, जैसे आप डिस्क्लोजर दे रहे थे, एक डिस्क्लोजर और दे दूं। जो राजीव कुमार जी गए और ज्ञानेश कुमार जी आ गए, तो अब ये हुआ कि राजीव कुमार गए, अब सब उसी को अब ये लोग याद ही नहीं रखेंगे, भाई वो तो वो जानते थे। नहीं, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं, अच्छा एक और जो वो हम लोग के स्कूल के हैं, तो ये जिम्मेदारी भी रखिएगा, हम लोग के स्कूल के हैं। लेकिन उनको था कि अब धीरे से बच जाएंगे, लेकिन नहीं, ज्ञानेश कुमार जो उस कुर्सी पे बैठा है उससे ये चीज मांगी जाएगी, और उस पे वो कैसे साइलेंट रहेंगे। जो मुझे सबसे बड़ा दुख लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी को कुछ ऑर्डर्स निकालते हैं, करीब 35 ऑर्डर निकालते हैं, ये सब करते हैं, कुछ प्रोक्लेमेशन करते हैं, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 20 दिन 25 दिन 50 दिन में उनके कुछ ऑर्डर्स पे आ जाता है, जिसको चैलेंज किया जाता है। हमारे यहाँ चैलेंज करते हैं तो वो 4-4 साल 5-5 साल, मतलब इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं, और भी कतार में और लोग भी हैं, तो इसमें तो बाद में अपना जब आएगा नंबर तो आएगा, तो उस कतार के हिसाब से तो 10-12 साल बाद आएगा। यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम 5 साल बाद निर्णय देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हाँ ये गलत था, गैर कानूनी है, इसमें भ्रष्टाचार है।
अरे लेकिन पैसा वापस नहीं लेंगे, जिसने इसने ले लिया तो ये हैंड एंड ग्लव्स लगता है। तो उसी तरह से जो इलेक्टोरल आ रही है, जो इलेक्टोरल रोल्स वाली बात है, वोटर लिस्ट वाली जो बात है, इस पे तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। और अगर कोई कोर्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अब कोर्ट में जाने से ये कितने दिनों में मिलेगी, और उसमें पोल पट्टी खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी कि किस दे, और उसके तो मॉक पोल हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो ये करीब करीब अब ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के पास एक फ्लोटिंग वोटर्स है, जिसकी तादाद कुछ लोग 2 करोड़ बताते हैं। वो जब यहाँ वोट होता है तो उसको यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं, वहां से यहाँ शिफ्ट करते हैं। और अगर आप सोचिए कि देश की सत्ता पे, आपको सत्ता पे काबिज रहना है, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है कि इतने वोटरों को वहां से हटा लो, इनको डाल दो, फिर हटा लो, ये सब करते रहते हैं। तो ये कोई शंका नहीं है, ये जिसको कहते हैं ना, वो क्यूईडी है, ये प्रूव्ड है कि इलेक्शन कमीशन हैंड एंड ग्लव्स बीजेपी के साथ मिलके इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहा है। अजय। जी आनंद, इसीलिए शायद वोटिंग के बाद जो परसेंटेज भी वो 5, 7, 8% बढ़ता है, वो भी इन्हीं लोगों को शायद एडजस्ट किया जाता है वो वोटिंग के बाद में। तो वहां से भी ये डेटा निकल सकता है कि एक्चुअली कितने वोटर्स हर जगह ऐड हुए थे। तो वो बहुत सिंपल काम है अगर ये वोटर लिस्ट दे दें तो। एनीवे, अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। आज का आखिरी पॉइंट है डिस्कशन के लिए। थोड़ी सी बात मैं महाराष्ट्र की करना चाहता हूँ कि ओवरऑल वहाँ पॉलिटिकल सीन क्या चल रहा है। एक तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस से चीफ मिनिस्टरशिप संभल नहीं रही है। वो कॉन्स्टेंटली अब लड़ाई सी उनकी हो रही है शिवसेना से, एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से। ये अब हर मुद्दे पे चल रहा है। तो उसका ही कई मैनिफेस्टेशंस हैं। एक बीच में एक मर्डर हुआ था संतोष देशमुख का, जो सरपंच थे बीड़ में। अब बीड़ का इलाका ऐसा है जिसको ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र का बिहार है। हर एक के पास वहां बंदूक होती है। और इसमें ये इन्वॉल्वमेंट बताया गया कि एनसीपी के मिनिस्टर थे धनंजय मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे के शायद भतीजे हैं। तो वो मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो लेकिन ये झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, और गवर्नेंस का वहां पे भी ये बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। तो पहली चीज, हो क्या रहा है, और क्या महाराष्ट्र सरकार अब क्या आगे चल के ये रहेगी इस फॉर्म में, या अब टूटने के भी उस पर आ गई है? नहीं, मुझे महाराष्ट्र में बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि वहां शिंदे जी को अब किनारे किया जा रहा है। शिंदे जी के जो पार्टी है, शायद 55 या 54 या जितने भी एमएलए हैं, अब उनके साथ 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, जो भी जाएंगे, बाकी बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। जैसी खबर है, जैसा बताया जा रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि शिंदे जी आए थे। उनको, शिंदे जी की असल में दिक्कत क्या है, देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी फाइलें निकाल के सब पे इंक्वायरी शुरू कर दी है, जो जब शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर के यहां, किसी भी पिछले 25 साल में किसी चीफ मिनिस्टर के यहां अगर आप फाइलें निकलवा के देखने लगेंगे, तो वहां इस तरह की बहुत सी चीजें आपको दिख जाएंगी। ये क्योंकि सभी लोग जो आते हैं साइकिल से और उसके बाद हवाई जहाज खरीदने लगते हैं, ये सबके ये कहानी सबके साथ है अक्रॉस द पीपल हु हैव बीन चीफ मिनिस्टर्स। नाउ अब इन्होंने उनके अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी शुरू कर दी तो शिंदे जी भागे भागे गए। अब शिंदे जी किससे, कि शिंदे जी अमित शाह के आदमी थे, तो भाई अमित शाह के पास गए कि साहब ये बड़ा गलत हो रहा है और मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि भाई मुख्यमंत्री आप मुझे बनाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री तो तब बनाएंगे, बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी है, तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा। एक काम ये करो कि तुम अपनी पार्टी को मर्ज कर दो बीजेपी में, फिर तुमको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि देन यू विल बी अ बीजेपी मैन और बीजेपी के इंटर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, असल में वो तो आप हमारे ही फेस पे वो इलेक्शन भी जीते थे, और अब तो ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे फेस पे इलेक्शन नहीं जीते हैं, इलेक्शन मोदी जी के फेस पे जीते हैं, तो इसलिए गलतफहमी में मत रहो। और तुम्हें भी चीफ मिनिस्टर बनाने में बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट था, तो तुम कोई नेता ऐता नहीं हो। और वापस ये अपना समूल लिए वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं तो अब देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार हो गए हैं, क्योंकि अजीत पवार को ये समझ में आ गया है कि अगर कहीं पे भी कोई चांस कभी बनेगा भी, तो अगर शिंदे वहां इनके साथ प्रेजेंट रहेंगे उस महायुति में, तो उनका नंबर कभी नहीं आएगा।
तो नंबर आने के लिए अजीत पवार के लिए भी ये जरूरी है कि शिंदे जी मतलब उस फॉर्मेशन में ना रहें। ऐसे सबके बीच में जो गोपीनाथ मुंडे जी के भतीजे हैं धनंजय मुंडे साहब, वो आपने बाकी बता ही दिया है कि कैसे संतोष देशमुख की हत्या हुई, और हत्या ही नहीं, वो बहुत नृशंस हत्या हुई, मतलब बहुत ही नृशंस हत्या हुई। उसका वीडियो भी बनाया गया। वो जो सज्जन थे वो धनंजय मुंडे के बहुत क्लोज थे जिन्होंने ये सब काम किया। अब उनका इस्तीफा मांगने में जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल रहा, वो एक चीज ध्यान रखिए, वो विपक्ष नहीं था, वो वहां का लोकल जो बीजेपी के वो है, वो बीजेपी वालों ने किया उस काम को। तो तलवारें बिल्कुल खिंची हुई हैं, मतलब विद इन एनडीए, बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार में कौन किसको कहां चोट लगा दे, इसमें सब लोग इस फिराक में है। और वो शायद बाहर उस तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल निश्चित मानना है कि शिंदे जी की पार्टी जो उनकी शिवसेना है, उसके दिन अब नंबर के हैं। वो कितने दिन रहते हैं, वो 15 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, 6 महीना रहते हैं, लेकिन इस डेज आर नंबर्ड। वो 1 साल तक नहीं मुझे लगता है कि खींचेगा। अजय जी, और इस बीच में राहुल गांधी भी एक दिन बॉम्बे चले गए थे, तो वो वहां करने फिर क्या गए थे उस दिन? राहुल गांधी बॉम्बे गए तो उन्होंने 2 काम अपने, वो देखिए उनका बिल्कुल, मेरे ख्याल में राहुल गांधी की क्लैरिटी इन सब लोगों से ज्यादा, वो क्रिएटिव आदमी भी हैं। तो 2 काम किए, धारावी चले गए। धारावी जाने का मतलब कि आप, मैं नाम नहीं लूंगा, दर्शक अपने आप बताएं, आप जैसे होता नहीं सांप की पूंछ पे आपने पैर रख दिया, तो वो राहुल गांधी को अच्छा लगता है पूंछ पे पैर रखना। तो वो एक काम तो उन्होंने धारावी जाके वो किया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि वहां पे एक जिसके यहाँ गए, तो उससे वहां से उन्होंने एक चमार ब्रांड वहां से लॉन्च हो गया है। अब वो जो व्यक्ति जिसके यहाँ गए थे वो दलित है, वहां उसकी छोटी मोटी कुछ कारोबार करता है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो जातिगत जनगणना, इन लोगों को इनका ड्यू नहीं मिल रहा है, इनका पार्टिसिपेशन नहीं है, उस बात को और प्रमुखता से लोगों के विमर्श में लाना चाह रहे हैं। और जब मुंबई गए हैं तो वो वहां बहुत स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी के विमर्श में दलित भी है, जातिगत जनगणना भी है, और इस देश में जो बढ़ती हुई असमानता है, किसी के पास बहुत पैसा और किसी के पास खाने को नहीं, उसके ऊपर भी नजर है। अजय जी आनंद, थैंक यू वेरी मच। आज समय इतना ही है। आपके कमेंट्स हमेशा अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।